हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है बहमनी राज्य। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहमनी राज्य के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में स्पेशली हम बहमनी राज्य के विभाजन के पश्चात जो 5 अन्य राज्यों का जन्म हुआ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही बहमनी राज्य के पतन के कारण और बहमनी राज्य में जो प्रशासन की स्थिति थी उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था बहमनी राज्य के जो प्रमुख शासक हुए, साथ ही बहमनी राज्य की मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी अमीरों के द्वारा हुए विद्रोह के कारण हुई स्थापना के संबंध में देखा था। अब इस वीडियो में हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोहम्मद शाह तृतीय जो शासक था उसके समय में महमूद गवा एक प्रमुख अधिकारी और उसका प्रधानमंत्री था। बहुत ही योग्य प्रशासक और कुशल सैनिक नेतृत्वकर्ता भी था, लेकिन मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई क्योंकि जो दक्षिणी अमीर थे उन्होंने उसका विरोध किया और उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर सुल्तान को उसके विरुद्ध भड़का दिया। क्योंकि महमूद गवा जो था विदेशी अमीर जिन्हें अफाकी कहते हैं उनके गुट का नेतृत्व करता था और बहमनी राज्य में अफाकी और दक्षिणी गुट के जो 2 अमीर वर्ग थे उनके बीच में हमेशा तनातनी और संघर्ष की स्थिति चलती रहती थी। महमूद गवा की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह तृतीय ने भी प्रशासन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद में उसके बेटे महमूद शाह को गद्दी पर बिठाया गया और ये भी बहुत ही अयोग्य शासक था, भोगविलासी था और इसके समय में दरबारियों में और जो अधिकारी वर्ग था, जो सूबेदार या प्रांत पति थे, उनके षड्यंत्र जो थे वो शुरू हो गए, उनके द्वारा विद्रोह शुरू हो गए और प्रत्येक जो प्रांत तरफदार जिन्हें कहते थे सूबेदार, उनके द्वारा अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। इस तरीके से बहमनी राज्य का जो है अंत होना शुरू हुआ और समय समय पर विभिन्न राज्य स्वतंत्र हुए। जैसे 1484 में बरार अलग हो गया, इसके बाद 1489 यानी 1489 में बीजापुर अलग हो गया, 1498 में अहमदनगर भी अलग हो गया। तो धीरे धीरे जो बहमनी साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हुआ, नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होना शुरू हुई। लगभग 1518 ईस्वी के लगभग महमूद शाह की भी मृत्यु हो गई और इस समय गोलकुंडा जो है उससे अलग हो गया, यानी अहमदनगर उससे अलग हो गया। इसके बाद में कई सुल्तान हुए बहमनी राज्य में और इसका जो अंतिम सुल्तान था उसका नाम था कलीमुल्लाह शाह और उसकी 1527 में मृत्यु के साथ बहमनी राज्य का साम्राज्य का अंत हो गया और इसके स्थान पर 5 नए राज्य खड़े हुए, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बरार के बारे में बात करते हैं। बरार का जो संस्थापक था उसका नाम था फ़तेहुल्लाह इमाद शाह और इसी के नाम, इसका जो सरनेम है इमाद शाह, तो इसके नाम सरनेम पर इनका जो वंश था उसका नाम हुआ इमाद शाही राजवंश। तो बरार में इमाद शाही राजवंश की स्थापना हुई। 1484 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ। बहमनी साम्राज्य से अलग हुए राज्यों में सर्वप्रथम बरार का नाम ही आता है। एलिचपुर जो जगह थी उसको इसकी राजधानी बनाया गया और आगे चल कर के अहमदनगर जो राज्य था उसने बरार को जीत लिया और अहमदनगर में इसको शामिल कर लिया गया 1575 ईस्वी में। इस तरीके से बहमनी राज्य से अलग हुए इस प्रथम राज्य का अंत हुआ। इसके बाद सर्व प्रमुख जो 5 राज्य थे उनमें सबसे प्रमुख रहा बीजापुर। बीजापुर का जो संस्थापक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह और इसके सरनेम पर भी इसका जो वंश था उसका नाम हुआ आदिल शाही राजवंश। तो बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की गई। 1489 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ बीजापुर और इसके बारे में सबसे प्रमुख बात ये थी कि जो विजयनगर साम्राज्य से बहमनी साम्राज्य का संघर्ष चला आ रहा था उसमें आगे चल कर के इसका नेतृत्व बीजापुर के द्वारा ही किया गया। तो आदिल शाही शासकों ने जो है रायचूर दोआब के लिए बीजापुर के साथ अनवरत संघर्ष किए। आगे चल कर के
1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। सभी को पता है कि औरंगजेब के अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष जो हैं दक्षिण भारत में बीते, और इनमें से ये जो 5 राज्य थे बहमनी के, इनके साथ भी उसका संघर्ष लगातार चलता रहा और अंत में जाकर के 1686 में बीजापुर की विजय उसने की। बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद गोलकुंडा की अगर हम बात करें तो इसे वारंगल के नाम से ये पहले फेमस था, और यहाँ पर काकतीय नामक हिंदू राजवंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। गोलकुंडा का संस्थापक कुतुब शाह था, और इसके नाम पर ही कुतुब शाही राजवंश की गोलकुंडा में स्थापना हुई। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा ने अपने आप को बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया, और 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुग़ल साम्राज्य में गोलकुंडा को भी शामिल कर लिया गया। गोलकुंडा से ही जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, वो गोलकुंडा से ही हीरे की खानों से प्राप्त हुआ था। अब अहमदनगर, इसके बाद अहमदनगर का जो संस्थापक था उसका नाम था मलिक अहमद। इसके जो पिता थे वो पहले कहा जाता है कि हिंदू थे, और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। 1498 ईस्वी में बहमनी राज्य से अहमदनगर ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, और अहमदनगर शहर की स्थापना कर उसी को अहमदनगर की राजधानी बनाया गया। ये जो वंश था, मलिक अहमद के जो पिता थे उनके नाम पर इसका नाम निज़ाम शाही रखा गया। तो निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना अहमदनगर में हुई। अकबर के समय में यहाँ पर मुग़लों के आक्रमण होना प्रारंभ हो गए थे, जो आगे लंबे समय तक चलते रहे, और अंत में शाहजहाँ को यहाँ सफलता मिली। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ जो था उसने मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर को शामिल कर लिया। अहमदनगर में ही मलिक अंबर जो था एक फेमस सुयोग्य प्रधानमंत्री हुआ था। जैसे महमूद गवा बहमनी साम्राज्य में था, वैसी ही सेम स्थिति लगभग मलिक अंबर की अहमदनगर में थी। बीदर, अंतिम जो साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ वो बीदर था। बहमनी साम्राज्य की सबसे पहली जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी, और गुलबर्गा के स्थान पर सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बीदर को राजधानी बनाया गया था। जो बहमनी साम्राज्य के सुल्तान थे, उनके अंतिम सुल्तानों के समय में यहाँ का वजीर था कासिम बरीद, जिसके द्वारा ज़्यादातर सुल्तान के सभी अधिकारों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया गया था। और जब अंतिम सुल्तान था कलीमुल्लाह शाह, उसके समय में इस वजीर कासिम बरीद का पुत्र था अमीर अली बरीद। तो अमीर अली बरीद ने कलीमुल्लाह शाह को अपदस्थ करके सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया, और यहाँ पर नए राजवंश की स्थापना की, जिसे बरीद शाही कहा जाता है। इनका जो सरनेम था वो बरीद था, अमीर अली बरीद, कासिम बरीद, तो उनके नाम पर बरीद शाही राजवंश की स्थापना हुई। 1618-19 ईस्वी में बीजापुर का जो राज्य था उसने बीदर को जीता और अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो इस तरीके से बीदर का भी अंत हुआ। तो इनमें से बरार जो था वो अहमदनगर में शामिल कर लिया गया, और बीदर जो था वो बीजापुर में शामिल कर लिया। तो 2 राज्यों का अंत इस तरीके से हो गया, और बाकी बचे हुए बीजापुर का और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया, और लास्ट जो बचा अहमदनगर को शाहजहाँ ने मुग़ल राज्य में शामिल कर लिया। इस तरीके से बहमनी राज्य के भग्नावशेषों पर ये अवतरित हुए 5 जो राज्य थे, उन 5 का अंत हुआ। अब बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला अयोग्य और विलासी शासक। कोई भी जब राजवंश होता है उसमें जब भी कोई अयोग्य शासक होना प्रारंभ हो जाते हैं तो उस राज्य के जो अधिकारीगण होते हैं, जो सामंत होते हैं और प्रांतपति होते हैं, उन पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो भी मिडिवल इंडियन टाइम में, जबकि मध्यकालीन भारत में जबकि परिवहन की और संचार की कोई व्यवस्था बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, तो बहुत दूरी पर जो स्थान थे वहाँ पर सीधा नियंत्रण रख पाना केंद्र के लिए मुश्किल हो जाता था।
और इसी वजह से मौका मिलते ही जैसे ही कोई अयोग्य शासक होता था, ये जो प्रांतपति या सामंत होते थे अपने प्रदेशों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे। और ये भी एक मुख्य कारण था बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में विभाजन का। दूसरा, दरबारियों में गुटबंदी और आपसी संघर्ष। दरबार में 2 गुट बने हुए थे जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, दक्षिणी अमीर और विदेशी या आफाकी अमीर। इन दोनों गुटों में जो है शासक या सुल्तान जो था उस पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष होता रहता था और अपनी प्रभुत्व की स्थापना के प्रयास के चलते इन्होंने अल्टीमेटली जो शासक वर्ग था या सुल्तान थे उनकी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने का प्रयास किया, जो प्रमुख पद थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और इस वजह से जो केंद्रीय प्रशासन था वो भी शिथिल हो गया, जिसने आगे चल कर के बहमनी साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया। हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि दक्षिणी जो अमीर थे वो सुन्नी धर्म को मानने वाले थे और जो आफाकी या विदेशी अमीर थे वो शिया धर्म को मानने वाले थे। इसकी वजह से इनमें धार्मिक तौर पर भी तनाव व्याप्त था। इसके अतिरिक्त विजयनगर और अन्य जो पड़ोसी हिंदू राज्य थे जैसे उड़ीसा हो गया, वारंगल हो गया, इन सब के साथ भी इनके संघर्ष जो हैं वो लगातार चलते रहते थे। तो सैनिक दृष्टि से भी जब धीरे धीरे ये साम्राज्य कमज़ोर होने लगा अयोग्य शासकों के समय में, तो इनकी यहाँ जो है विभाजन की गति को रोकना मुश्किल हो गया। धर्मांधता की नीति। बहमनी साम्राज्य जो था इस्लामी कानूनों को मानने वाला राज्य था। इस्लामी कानूनों के आधार पर यहाँ शासकों सुल्तानों के द्वारा शासन किया गया। इनके द्वारा सिर्फ जो मुस्लिम प्रजा थी इनकी, उनको ही अपनी वास्तविक प्रजा माना जाता था, उन्हीं के कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे और हिंदू जो जनता थी उस पर धार्मिक तौर पर अत्याचार किए गए। यहाँ तक कि महमूद गवाह जो इतना सुयोग्य प्रधानमंत्री था उसके समय में भी इस धर्मांधता की नीति का पालन किया गया और उसके समय में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए। तो हिंदू जो प्रजा थी उसकी कोई सहानुभूति इन सुल्तानों को प्राप्त नहीं हुई। अंतिम जो वजह थी वो महमूद गवाह की मृत्यु थी। महमूद गवाह ने जो है बहमनी साम्राज्य को बांध कर रखा, उसके प्रशासन में सुधार किए, बहुत सी सैनिक विजय हासिल किए, नए क्षेत्रों को बहमनी राज्य में जैसे गोवा, कोंकण इत्यादि क्षेत्रों को, बरार को, इनको बहमनी साम्राज्य में शामिल किया। लेकिन जो दक्षिणी अमीर थे उनके षड्यंत्र के कारण जो मोहम्मद शाह तृतीय था उसके द्वारा महमूद गवाह की हत्या कर दी गई और उसके बाद प्रशासन को संभालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो महमूद गवाह का स्थान ले पाता और बहमनी साम्राज्य को केंद्रीकृत रख पाता या प्रांतीय सूबेदार जो थे उन पर अपना नियंत्रण रख पाता। तो ये भी एक रीज़न था बहमनी साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन होने का। बहमनी राज्य के प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ। शासक जो था उसी में समस्त शक्तियाँ केंद्रित थीं और उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। इसीलिए शासक की मृत्यु के पश्चात जो जितने भी भाई होते थे, सुल्तान के बेटे होते थे, उनमें गद्दी हथियाने के लिए, सिंहासन पर अधिकार करने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ करता था, जो भी एक रीज़न था बहमनी साम्राज्य में गुटबंदियों को बढ़ावा देने का, जो अमीर वर्ग था उसके प्रभाव को यहाँ पर स्थापित करने का। यहाँ पर सामान्यतः इस्लाम पर आधारित शासन व्यवस्था जो थी, यानी शरीयत पर आधारित शासन व्यवस्था थी, वही स्थापित हुई। इस्लामिक कानूनों को मान्यता प्रदान की गई। सामान्यतः जो सिर्फ मुस्लिम प्रजा थी उसी को इस राज्य की वास्तविक प्रजा माना जाता था, उसी के कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे। हालांकि जो हिंदू प्रजा थी वो बहुतायत में थी, लेकिन उस पर धार्मिक रूप से अत्याचार किए जाते थे। उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी बाध्य किया जाता था। तो धार्मिक शोषण की नीति जो थी इस राज्य में, बहमनी राज्य में अपनाई गई, जिसकी वजह से भी ये जो थे एक प्रजा के बड़े भाग जो हिंदू वर्ग था उसके अंदर इनफेमस थे, अलोकप्रिय थे। सामंतवादी प्रणाली जो थी बहमनी साम्राज्य में वो भी इसके एक पतन का कारण हुई। सामंतवादी प्रणाली में जो विभिन्न जागीरें थी या प्रांत थे, वहाँ पर जो शक्तिशाली सरदार या सामंत थे उनको सूबेदार, जिन्हें तरफदार कहा जाता था, उनको शासन अधिकार प्रदान किए गए।
ये बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इनके पास सैनिक और असैनिक प्रशासन से संबंधित सभी अधिकार हुआ करते थे और केंद्र द्वारा जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप इनके आंतरिक प्रशासन में नहीं किया जाता था। जब शासक शक्तिशाली होता था तब इन पर नियंत्रण बनाए रखना आसान होता था, लेकिन जैसे ही शासक अयोग्य होता था वैसे ही ये जो सामंत थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते थे। ये जो तरफदार हुआ करते थे, इन तरफ़ों में प्रांतों को तरफ कहा जाता था और उनके जो अधिकारी हुआ करते थे प्रमुख, उनको तरफदार कहा जाता था। जो तरफदार थे उनके पास स्वयं की सेना होती थी, यानी जो बहमनी साम्राज्य था वो सामंती सेना प्रणाली पर आधारित था, सामंती सेना पर निर्भर था। और सामंती सेना की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि उनमें ना तो कोई कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, और उनकी जो लॉयल्टी होती है, सैनिकों की वफादारी होती है, वो शासक या सुल्तान के प्रति ना हो करके स्वयं के सामंत के प्रति होती है। तो इसी वजह से उन्हें एक जुटता उनमें बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये एक बड़ी ड्रॉबैक या कमी होती है सामंती सेना की। और जो भी शासक या सुल्तान सामंती सेना पर निर्भर रहे और उनके समय में कहीं ना कहीं सैनिक दृष्टि से उनका जो शासन था वो काफ़ी कमज़ोर हुआ। दक्षिणी और विदेशी अमीरों के बीच में यहाँ पर संघर्ष जो है बना रहा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बहमनी राज्य में राजस्व की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, स्पेशली महमूद गवाह से पूर्व राजस्व के बारे में यहाँ कोई प्रयास नहीं किए गए। भू राजस्व जो था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अतिरिक्त जो अन्य स्रोत थे जिनमें व्यापार इत्यादि पर कर लगाया जाता था, उनकी भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। महमूद गवाह पहला व्यक्ति था जिसने किसानों के हित में कार्य करने का प्रयास किया। जो विशेष समय होता था जैसे अकाल अनावृष्टि का, उस समय किसानों को रियायत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भूमि की पैमाइश करवाई गई और भूमि की उपज के आधार पर जो है वहाँ पर कर, भूमि कर जो है वो निश्चित किया गया। सिंचाई की भी व्यवस्था की गई ताकि किसानों को जो है सहायता प्राप्त हो सके। तो पहली बार महमूद गवाह के समय में राजस्व व्यवस्था, राज्य राजस्व प्रशासन के विशेष प्रयास किए गए।